थाई हॉरर फिल्में वास्तव में रोमांचक हैं। वे सभी सुंदर लड़के और सुंदरियां हैं, लेकिन डरावनेपन के स्तर के लिए वे हमेशा 5 सितारे हैं। थाईलैंड में एक निश्चित स्थान पर स्थानीय लोग मृत राजकुमारी को प्रेम के देवता के रूप में मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई जोड़ा प्रेम के देवता से इच्छा करता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन अगर वे युगल नहीं होते तो उनमें से एक निश्चित रूप से मर जाता। जो व्यक्ति युगल होने का दिखावा करता है, उसे प्रेम के देवता के रक्षकों द्वारा सिर कलम कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति को पूरी बीमारी देखनी होगी और डर में जीना होगा। यह अफसोस की बात है कि हर कोई प्यार और भगवान की सजा में विश्वास नहीं करता है, और यह सुंदर लड़का उनमें से एक है। वो इतना सुंदर है कि कई सुंदरियां उसका पीछा करती हैं। लेकिन उसे केवल जीवन जियाओमी में दिलचस्पी है। स्कूल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जियाशुआई ने जियाओमी और उसे युगल होने का नाटक करने और एक इच्छा मांगने के लिए प्रेम के देवता के मंदिर में जाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि जियाओमी बहुत डरी हुई थी। जल्द से जल्द जियाशुआई की प्रेमिका बनने के लिए उसने अपनी शर्मिंदगी को सहन किया और उसके साथ युगल होने का नाटक किया, और उन दोनों ने मंदिर के सामने घुटने टेक दिए और जियाशुआई की इच्छा पूरी की। कुछ दिनों बाद जियाशुआई वास्तव में छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हो गई, लेकिन एक के बाद एक अजीब चीजें हुई। दूसरी ओर जियाओमी को भी पता चला कि कुछ गलत था। उसने प्राचीन पोशाक में एक खूबसूरत महिला को देखा, लेकिन जब कोई वहां से गुजरा तो सुंदरता अचानक गायब हो गई। जियाओमी ने उत्सुकता से इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे स्कूल का पिछवाड़ा मिला तो उसने एक महिला को घुटनों के बल बैठकर रोते हुए देखा। महिला के बगल में एक जल्लाद था और 1 सेकंड से भी कम समय में महिला का सिर जमीन पर गिर गया। जियाओमी इतनी डर गई थी कि उसने अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ उसकी ओर लुढ़क रहा है। जियाशुआई जिसने चीख सुनी वो दौड़कर वहां आए। वो जियाओमी से पूछता रहा कि क्या हुआ, लेकिन जियाओमी काटने की मशीन में फंस गई थी। जियाशुआई ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जियाओमी का सिर बस कटने ही वाला था। सौभाग्य से इस समय स्कूल के प्रोफेसर भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने स्विच खींचने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन किसी कारण से स्विच बंद नहीं किया जा सका। प्रोफेसर इतना चिंतित था कि उसने जियाओमी को खींचने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन हालांकि जियाओमी को बचा लिया गया, लेकिन प्रोफेसर के हाथ को नहीं बचाया जा सका। इस घटना के बाद जियाशुआई को और क्या समझ में नहीं आता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने और जियोमेई ने युगल होने का दिखावा करके प्रेम के देवता को नाराज कर दिया था, जिससे उन्हें ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा। जियाओमी इतनी भयभीत थी कि उसने तुरंत सुझाव दिया कि जियाशुआई असली होने का दिखावा करे, लेकिन जियाशुआई को लगा कि वह बदसूरत है और उसने सोचा कि वो सुंदर है। जियाशुआई ने जियाओमी के प्रेम लाभ को अस्वीकार कर दिया और जियाओमी केवल क्षमा मांगने के लिए प्रेम के देवता के मंदिर में जा सकती थी। प्रेम का देवता उसे माफ नहीं करेगा और केवल लोगों के सिर इकट्ठा करने के लिए अपने रक्षकों को ले जाएगा। स्कूल के युवा सुंदर लड़के को नहीं पता था कि उसका सिर काटा जाने वाला है। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उसने दूर से एक अजीब टीम को आगे नहीं देखा। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी और उसका सिर काट दिया गया था। लिया जाए। जियाशुआई को अपने पीछे ठंडक महसूस हुई। उसने घबराकर अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बिना सिर वाला गार्ड उस पर चाकू चला रहा है। सौभाग्य से जियाओमी ने समय रहते उसे नीचे गिरा दिया और उसकी जान बचा ली। वे दोनों हताश होकर स्कूल की ओर भागे, लेकिन थाईलैंड के भूत और देवता सूरज या भीड़ से नहीं डरते थे। जो कोई भी अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत करता, उस पर प्यार का देवता हमला कर देता। इस बार जियाशुआई बच नहीं। जियाओमी की दयालुता के बारे में सोचा और पहले ही जियाओमी के साथ प्यार में पड़ने के लिए सहमत नहीं होने पर पछतावा किया, अन्यथा अब तुम्हें प्रेम के देवता द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। इस भूथा स्कूल में एक अलिखित नियम है कि हर नए छात्र के पास एक देखभालकर्ता अवश्य होना चाहिए। इस देखभालकर्ता की सेवा केवल वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ही की जा सकती है, जो उन नए छात्रों का चयन करने के लिए लॉटरी निकालेंगे जिनकी वे देखभाल करना चाहते हैं। जियाशुआई को इस तरह के नियम से नफरत है, इसलिए वह हर साल एक नए छात्र का नाम निकालता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह नहीं जानता था कि इससे उसके लिए बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। इस वर्ष जियाशुआई ने जिस नए व्यक्ति का चित्र बनाया वह क्रू कट वाला एक लड़का है। जब सभी नए छात्रों को उनकी देखभाल करने वालों से उपहार मिले तो केवल जियो पिंगटो को कुछ नहीं मिला। सहपाठी बहुत मिलनसार थे और यहाँ तक कि उन्हें मिले उपहार भी जियो पिंगटो के साथ साझा करते थे। लेकिन जियो पिंगटो जो चाहता है वो यह नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करने वाले द्वारा उसे दी गई चीज है। जियो पिंगटो पूरे दिन इसका इंतजार कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से दोपहर में किसी ने उसकी जगह पर एक किताब रख दी। किताब लाल धागे से बंधी हुई थी और उस पर लगे लाल कागज पर लिखा था कि यह लिटिल पिंगटो की देखभाल करने बिल्कुल भी किताब नहीं भेजी। कौन इतना उबाऊ होगा और एक छोटे क्रू कट की देखभाल करने वाला होने का दिखावा करेगा। पुस्तक पर लाल रेखाएं बहुत अशुभ हैं, मानो उनका उपयोग यज्ञ अनुष्ठान के लिए किया गया हो। जियाशुआई को एक बुरा अंदाजा था, लेकिन जियाओ पिंगटो ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। किताब मिलने के बाद से वो बहुत खुश हैं और उन्होंने शाम को अपने देखभाल करने वाले को लाल कागज पर जवाब भी लिखा और कहा कि उन्हें अन्य प्रकार की किताबें पसंद है। इस पैराग्राफ को लिखने के बाद स्टूडियो में बिजली गुल हो गई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके विपरीत बाहर का सुंदर लड़का थोड़ा डरा हुआ था। जियाशुआई को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। वो चिंतित था कि जियाओ पिंगटो को धोखा दिया जा रहा था। जब उसने गलियारे में एक अजीब आदमी को एक अजीब गाना गुनगुनाते हुए सुना तो जियाशुआई ने तुरंत उस काले कपड़े वाले आदमी का पीछा किया और उस व्यक्ति को पाया जिसने जियाओ पिंगटो को किताब दी थी।
दूसरे पक्ष द्वारा छोड़ा गया नाम एवन है, लेकिन शियाशुआई को पता चला कि एवन ने कई साल पहले खुद को फांसी लगा ली थी। नए छात्र की देखभाल से बचने के लिए एवन ने नए छात्र को खेल के मैदान में पीट कर मार डाला। नवसिखुआ की मृत्यु के बाद एवन ने छात्रावास में खुद को फांसी लगा ली। तब से स्कूल में एवन जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। जियाशुआई ने जो देखा उससे भयभीत हो गया और जल्दी से मामले को समझाने के लिए जियाओपिंग के पास गया और कबूल किया कि वो जियाओपिंग का देखभाल करता था। यदि आप इसे अच्छी तरह से नहीं छूते हैं तो यह एक बड़ा छेद अधूरा छोड़ देगा। वो उन चीजों की आलोचना और आलोचना करता है जो उसके पिता को पसंद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन किसका अनुसरण करता है। जियाशुआई ने सच कहा, लेकिन जियाओपिंग को विश्वास नहीं था कि कोई भी देखभाल करता एक नए छात्र का नाम कूड़ेदान में फेंक देगा। जियाओपिंग सोने के लिए छात्रावास में वापस जाने वाला था, लेकिन रास्ते में उसे एवन से एक और किताब मिली जिसमें लिखा था कि उसे 404 छात्रावास में जाना चाहिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचा 404 शयनगृह, अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। यदि पहला भोजन अजीब है तो इसका क्या? काले कपड़े वाला आदमी खड़ा हुआ और छोटे से चपटे सिर पर लाल धागा बांध दिया। जब जियाशुआई ने शोर सुना और वहां आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियाओपिंग काले रंग के आदमी की कठपुतली बन गया था। जियाशुआई केवल लाल धागों को जलाने के लिए आग का उपयोग कर सकता था और फिर अप्रत्याशित रूप से वह रात जो अभी भी अंधेरी थी अचानक दिन में बदल गई। जियाशुआई ने आपदा से बचने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस किया। वो छोटे दल के प्रमुख को नीचे ले गया। अप्रत्याशित रूप से चलते समय छोटे दल के प्रमुख ने अजीब तरह से गुनगुनाना शुरू कर दिया, वैसा ही जैसा कि काले कपड़े वाले आदमी ने गुनगुनाया था, और स्कूल का बाहरी हिस्सा बेहद जर्जर हो गया था। ये पता चला कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ था और इसे गोरी त्वचा और सुंदरता कहा जाता था। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे लिफ्ट जैसी छोटी सी जगह में 3 सुंदरियां मिली। कोने में मौजूद अफेन भी वहां से निकलना चाहता था, लेकिन सुंदरता ने उत्साहपूर्वक उसे नीचे खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। आज रात सैकड़ों भूतों की यात्रा करने का कारण यह है कि शाचुन ने आफेन को खुश करने के लिए मंदिर पर पुष्पांजलि चुरा ली है। स्कूल एक भूत का नाटक करने वाली प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। जो सबसे अधिक भूत जैसा खेलता है और जिसके पास सबसे अच्छी प्रतिभा है वो खिताब जीत सकता है। कैंपस के भूत राजा आफेन ने भी इस खेल में भाग लिया। किसी ने उसे फूल नहीं दिए, इसलिए उसने शचुन से फूल लाने को कहा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतने बहादुर होंगे कि डालियान मंदिर पर पुष्पांजलि को छूने की हिम्मत भी करेंगे। जब लेकिन केवल वे लोग ही इस मंदिर को देख सकते हैं जिन्होंने कभी किंवदंती के बारे में नहीं सुना है। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? एक बड़ी गाड़ी चलाने के बारे में क्या ख्याल है जो सपाट भागा? निश्चित रूप से वह रास्ते में मूर्ख नहीं बना और उसने शाचुन और अन्य लोगों का आज्ञाकारी रूप से अनुसरण किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वो लिफ्ट पर चढ़ा, शमाव ने बाहर किसी को देखा। वो दूसरे व्यक्ति का इंतजार करना चाहता था, लेकिन शचुन और अफेन को वहां कोई भी नहीं दिख रहा था, जिसका मतलब था कि शमाव ने जो देखा वो एक भूत था। बड़ी चीजें बुरी होती हैं। हालांकि शचुन और आफेन एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे अपने बगल में ठंडक महसूस कर सकते थे। शमाव एक दूसरे से पूछते रहे कि वे किस मंजिल पर। जिस बेवकूफ ने देखा कि कुछ गड़बड़ है वह भी उसके साथ भाग गया। केवल अफेन उसके पीछे भाग गया। शामाओ आफेन को बचाना चाहता था, लेकिन शाचुन को अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने खींच लिया। ठीक है, आफेन मुसीबत से बाहर निकलने के बाद उसने शाचुन को बचाने के लिए जल्दबाजी की। उसने और क्या मूर्ख है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक दुष्ट आत्मा है। रास्ते में मुझे गंदी चीजों का सामना करना पड़ा। सिलहुट को सिली चुन मिलने के बाद उसने तुरंत उसे अपना विचार बताया। बुरी आत्मा ने लाओ बेजी के मंदिर पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ओल्ड बेजी और उनके अभिभावक मदद के लिए सिलहुट के पास आए। शाचुन को एहसास हुआ कि समस्या पुष्पांजलि के साथ थी और उसने तुरंत शमाओ को पुष्पांजलि वापस करने के लिए कहा। पुष्पांजलि लाओ बेजी की जादुई शक्ति देनी चाहिए। केवल पुष्पांजलि प्राप्त करके ही लाओ बेजी बुरी आत्माओं को दूर कर सकते हैं। सफलता के बाद माला वापस कर दी गई और बुरी आत्माओं को परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं हुई। शमाओ ने बड़ी गुड़िया को बाहर निकाला जिसमें दुष्ट आत्मा थी और उस चीज को शचुन के साथ नदी में छोड़ दिया। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि किनारे पर एक बच्चा बलि की गुड़िया को देखकर खुशी खुशी उसे नीचे उतार लेगा। हालांकि उसकी मां को इस बारे में पता